आजादी मिलने के बाद भी भारत का एक राज्य ऐसा था जो गुलाम था। बंगाल के अधीन गोवा लगभग 450 साल 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया। साल 1961 भारत को आजादी पाए करीब 15 साल हो गए थे, लेकिन इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा आज भी गुलाम था। यूं तो राजेंद्र प्रसाद जी पूरे भारत के प्रेसिडेंट थे, लेकिन गोवा का अपना खुद का गवर्नर जनरल था, जिसकी नियुक्ति पुर्तगाल में होती थी। इसी साल 17 दिसंबर को भारत सरकार ने गोवा पर 3 तरफ से हमला किया, यानी जमीन से आर्मी, समुद्र से नेवी और ऊपर आसमान से एयर स्ट्राइक। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। इंडियन गवर्नमेंट को यह मिशन इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि पुर्तगाली अपनी औकात से बाहर चले गए थे और फ्लो में एक फिशिंग बोट पर गोली चला दी, जिससे एक मछुआरे की जान चली जाती है। करीब 36 घंटे तक चले ऑपरेशन विजय के बाद गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और करीब 450 सालों तक गुलाम रहने के बाद गोवा को फाइनली 19 दिसंबर 1961 को आजादी मिलती है। पुर्तगाल सबसे पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में प्रवेश किए और सबसे लास्ट थे जो यहाँ से एग्जिट मारे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इंडिया में यूरोपियंस की एंट्री कैसे होती है। नमस्कार मित्राणि, मम नाम प्यूषः अस्ति। आर्टिकल 51A मध्ये स्वागतम। We the people of India बात 1487 की है। एक पुर्तगाली नेविगेटर बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप मतलब साउथ अफ्रीका का निचला टिप। इस यात्रा का मंजिल था भारत, जिसमें वो सफल नहीं हो पाता है। बस यही शुरुआत है भारत के लिए समुद्री रास्ते के खोज की। 1492 में कोलंबस भी भारत के लिए निकलता है और पहुंच जाता है क्रिसगल के देश में, यानी कैरिबियाई आइलैंड्स में। यहाँ पहुंचकर ये सोचता है कि यही इंडिया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और था। अब तक वहाँ के नेविगेटरों को एहसास हो गया था कि डियाज वाला ही रास्ता सही है, कम से कम आधा तो पहुंचेंगे, उसके आगे का देख लेंगे। साल 1497 जुलाई का महीना था। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए मोम्बासा पहुंचता है। जिन लोगों को नहीं पता, मोम्बासा एक कोस्टल सिटी है केन्या में। यहाँ इसे एक गुजराती सेलर मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। ये मजीद को अपने कब्जे में लेता है क्योंकि आगे का रास्ता मजीद दिखाएगा। ये लोग यहाँ से इंडिया के लिए रवाना होते हैं। कुछ महीने बाद यानी 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचता है। यहाँ का रूलर जैमोरिन इसका स्वागत करता है और इस तरह से पहले पुर्तगाली को इंडिया का एक्सेस मिलता है। आपने कभी एक बात सोची है कि यूरोप से इंडिया के लिए सीधा रास्ता होता है मेडिटेरेनियन होके, लेकिन ये लोग ये वाला रास्ता नहीं लेते, क्यों? इसका जवाब है 1453 में ओटोमन तुर्कों ने बाइजेंटीन एम्पायर को हराकर खत्म कर दिया और मेडिटेरेनियन वाले रूट पर कब्जा कर लिया। अगर ये लोग इस रास्ते से जाते तो रिस्क था। इस रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ा। ये इंडिया तो आ गया था, सोचा कि आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। जब वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल पहुंचता है और अपना माल बेचता है, इसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये देख के वहां के व्यापारी पगला गए, ये रे साला इतना ज्यादा भी फायदा होता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पुर्तगाल की सरकार पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को सन 1500 में इंडिया भेजती है। यहाँ आकर कैब्रल कैलिकट में पहली फैक्ट्री सेटअप करता है। अगर प्रश्न आए कि यूरोपियंस की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो उत्तर में कैलिकट या कालिकट जो भी है भरना है। यहाँ फैक्ट्री का मतलब माल गोदाम से है जहाँ सामान स्टोर होता था। 1503 में कोचीन में पहला किला बनाया जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में अल्बुकर्क का काफी योगदान था और ये आगे चलकर गवर्नर भी बनता है। 1505 में कैनेनोर को फोर्टिफाई किया जाता है। इन फैक्ट्रियों को गवर्न करने के लिए 1505 में पहला गवर्नर भेजा जाता है, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ आके इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अनुसार अरेबियन सी और इंडियन ओशन पर इन लोगों का एक छत्र अधिकार होगा। अल्मेडा का विजन ये था कि इंडियन ओशन में जितने भी बेसेस हैं उनका एक नेटवर्क बनाएगा और उसे फिर लिस्बन से जोड़ेगा। इसी के नेतृत्व में दीव को कैप्चर किया जाता है। असल में पुर्तगालियों के आने से पहले भारत के समुद्र व्यापार पर अरब का एकाधिकार था। इन्हीं अरब व्यापारियों के माध्यम से सामान यूरोप पहुंचता था, लेकिन जब इस व्यापार में पुर्तगाली घुस आते हैं तो इनको तगड़ा नुकसान होने लगता है। इस स्थिति से निपटने के लिए इजिप्ट के ममलूक सुल्तान गुजरात के रूलर के साथ मिलकर पुर्तगालियों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें अल्मेडा के बेटे की जान चली जाती है। ये अटैक 1507 में हुआ था। 2 साल बाद अल्मेडा ने रिटेलिएट किया। जहां एक तरफ पुर्तगाल की नेवी थी, वहीं दूसरी ओर कंबाइंड नेवी थी इजिप्ट के सुल्तान ममलूक की, गुजरात के रूलर की और जैमोरिन की। अल्मेडा इन तीनों को हराता है और दीव पर कब्जा कर लेता है। ये युद्ध 1509 में हुआ था। अगला गवर्नर बनता है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। इसको ही पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल यूसुफ से गोवा को जीत लिया। 1511 में मलक्का और 1515 में होर्मुज को कैप्चर करता है। इसने कार्टाज सिस्टम भी लागू किया था, जिससे भारत के निकट समुद्री क्षेत्र में शिप ले जाने वाले को परमिट लेनी पड़ती थी। इसने पुर्तगालियों को एनकरेज किया कि आप लोग यहाँ की लड़कियों के साथ शादी करो, जिससे इंडिया में पुर्तगालियों की प्रेजेंस बढ़ेगी
और परमानेंट कॉलोनीज का फॉर्मेशन होगा। 1529 में नीनो दा कुन्हा गवर्नर बनता है। 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा शिफ्ट होती है और 1534 में ये गुजरात के बहादुर शाह के साथ ट्रीटी साइन करता है। देखो, ट्रीटी में हमेशा ऐसा होता है कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। पुर्तगालियों को दीव और बसाइन मिल जाता है, बदले में इन लोगों को बहादुर शाह की हुमायूं के अगेंस्ट युद्ध में हेल्प करनी होती है। 1534 में ही बंगाल का रूलर गियासुद्दीन महमूद शाह इनको मतलब पुर्तगालियों को सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की परमिशन देता है। यहीं पर हुगली में भी फैक्ट्री थी जिसका इस्तेमाल ये लोग वे या बंगाल में चोरी चकारी और स्लेव ट्रेडिंग के लिए किया करते थे। 1632 दिल्ली के तख्त पर शाहजहां बैठा था। इसी के कहने पर बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने हुगली में इनके सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को बर्बाद कर दिया और हजारों पुर्तगालियों को जेल में डाल दिया, क्योंकि इन लोगों ने शाहजहां की पत्नी मुमताज की 2 दासियों को बंधक बना लिया था। 1661 में पुर्तगाल के राजा अपनी बेटी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से करते हैं और बॉम्बे दहेज के रूप में ब्रिटिश के पास जाता है। 1729 में इनका मराठाओं से बैटल ऑफ वसाइन होता है, जिसमें मराठा सालसेट और वसाइन पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सालसेट और वसाइन किधर है, तो ये मैप देखो, ये बॉम्बे आइलैंड है, इसके थोड़ा ऊपर सालसेट है, सालसेट के भी ऊपर वसाइन है, आज का वसई वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। डच पार्लियामेंट के चार्टर द्वारा मार्च 1602 में एक ज्वाइंट कंपनी बनाई जाती है जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के पास पावर था कि ये युद्ध कर सकता है, ट्रीटी साइन कर सकता है, टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और किलेबंदी भी कर सकता है। डचों के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लो कि इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनी थी 1605 में, दूसरी पुलिकट में और उसके बाद सूरत में 1616 में।